गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। द एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बच्चों, आप जानते हो हम डेली यूजेस में बहुत सारी ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं जैसे कपड़े, जैसे पेस्ट, हेयर ऑयल, अनेक पदार्थ हैं, मेडिसिन्स, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो डेली हम मार्केट से खरीद करके लाते हैं और उनका उपयोग हम डेली जीवन में करते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि यह सब्सटेंस, ये मैटर, ये पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? अगर हम बात करें तो ये जितने भी पदार्थ हम सभी जो हम उपयोग में लेते हैं, ये समस्त पदार्थ केमिस्ट्री के भाग हैं। हम कह सकते हैं कि ये समस्त भाग केमिकल से मिलकर बने हुए हैं और ये जो केमिकल्स हैं, ये सब केमिकल्स से, रसायन से मिलकर बने हुए हैं और ये सारे जो केमिकल्स हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं तो उसे ही हम क्या कह देते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं, स्टडी ऑफ केमिकल्स। और हम कह सकते हैं केमिकल सब्सटेंस, स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस, या हम कह सकते हैं समस्त प्रकार के रासायनिक पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। तो यहां हम रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसकी हम बात करेंगे आज। हमारे डेली यूज में रसायन के बिना हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य संभव नहीं। हम रसायन के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? आपने देखा हो, खाना खाते समय सब्जी में थोड़ा सा नमक कम पड़ जाए, तुरंत एक पिंच भर के हम उसमें क्या डाल देते हैं? नमक। क्यों डाला? केमिस्ट्री। NaCl जब मिलाया जाएगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी तो हमारा टेस्ट चेंज होगा, डाइजेस्टिव इफेक्ट होगा। तो ये इस प्रकार का कार्य हम करते हैं, होता है। दूध आप पी रहे हैं, थोड़ा सा उसमें क्या मिला देते हैं? चीनी। क्यों? केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। कभी-कभी आपने देखा होगा, दाल बनी है और आपको नींबू पसंद है, अगर नींबू अवेलेबल नहीं है तो आप दाल खाना पसंद नहीं करोगे। होता ऐसा, मतलब आपको लेमन चाहिए। क्यों? You want to change the taste। मतलब लेमन क्या है? केमिस्ट्री। लेमन के अंदर पाए जाने वाला जो मटेरियल्स है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो पार्ट किसका है? केमिस्ट्री का। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। अब हम इसी क्रम में आगे कुछ ऐसे सब्सटेंस जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है उनके बारे में स्टडी करते हैं। उनमें से एक एक करके हम उन केमिकल्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इन तीनों के बारे में मैं एक एक करके आपको डिफाइन करूंगा। आज से पहले तक ये माना जाता था कि एसिड एक ऐसे सब्सटेंस है, दे आर सोर इन टेस्ट, मतलब वो टेस्ट में हमारे को खट्टे लगते हैं, हम उनको चखते हैं और हमें खट्टा, इसका मतलब वो क्या है? एसिड है, ऐसा माना जाता था। एसिड टेस्ट में खट्टे हैं, ठीक बात है। दूसरा ये माना गया है कि एसिड टेस्ट में खट्टे हैं, एसिड ब्लू लिटमस को नीला कर देते हैं। ये टेस्ट में कैसे हैं? सॉर खट्टे हैं, ये खट्टे हैं। आपने देखा होगा, ये ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं
पेपर के प्रति रिएक्शंस देते हैं, तभी तो ये क्या है, एसिड है। एसिड की मेन दो प्रॉपर्टीज थी, पहला टेस्ट में खट्टे और दूसरा ये ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज एसिडस से इसका ओरिजिन हुआ था और एसिडस का मीनिंग होता है खट्टे, तो खट्टे होने के कारण ये दो प्रॉपर्टीज में यहां पर रखी गई। लेकिन हम यहां पर बात करना चाहेंगे, क्या सारे एसिड समान हैं? नहीं, क्योंकि ये एसिड को बड़े कैटेगरी के रूप में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे मिनरल एसिड या खनिज अम्ल। अब आप लोगों से ऑर्गेनिक एसिड क्या है? द एसिड which are to be obtained from the organic substances, इस प्रकार के अम्ल जो कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आपने नींबू लिया होगा, कौन सा एसिड होता है नींबू में, यस, उससे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड। बताइए ये हमने बनाया, नेचर ने बनाया, नेचर में पाए जाने वाले प्लांट्स में लगने वाले फ्रूट्स से बनाया, उस लेमन फ्रूट्स में बना है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ऑर्गेनिक एसिड। इसी प्रकार से आपने देखा होगा इमली पाई जाती है, टर्मरिक पाई जाती है, टर्मरिक्स इमली देखा होगा, इमली होती है ना, बड़ी छोटी है इमली। ये जो इमली होती है, उस इमली में कौन सा होता है, कौन सा एसिड होता है, हाँ, टार्ट्रिक एसिड। क्या नाम है, टार्ट्रिक एसिड, ये भी एसिड है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि दही में कौन सा होता है, तो आप सभी बोलोगे लैक्टिक एसिड। तो हम यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं कि इस प्रकार के एसिड्स जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, और ऐसे एसिड्स जो कहां से प्राप्त किए जाते हैं, जमीन से केमिकल्स रिएक्शंस के थ्रू प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, मिनरल एसिड्स कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा दूसरा पाया जाता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा हमारे पास पाया जाता है नाइट्रिक एसिड। ये तीन प्रकार के मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो हम कहां से प्राप्त करते हैं, जमीन से, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इनका निर्माण किया जाता है, तो इससे हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। हम यहां पर बात करेंगे दो प्रकार के एसिड्स मैंने आपको बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें एसिडिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड किसमें मिलता है, आप पता लगाइए इसका। इस प्रकार से ये हुए कुछ एसिड्स। अब हम बात करें प्रॉपर्टीज, मैंने आपको बेसिक बताई, ब्लू लिटमस टू रेड, टाइप ऑफ एसिड बताया, और कौन से एसिड्स हैं उनके एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। अब हम बात करना चाहेंगे बेस, क्षार। हम यहां पर बात करें, मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए हम बेस की बात करते हैं, बेस। अब क्षार, इसका अपोजिट प्रॉपर्टीज होगी। अपोजिट प्रॉपर्टीज में हम ये कह सकते हैं कि बेस कैसे है, टेस्ट में क्या है, यस, दे आर बिटर इन टेस्ट, मतलब वो टेस्ट में कैसे हैं, कड़वे। कैसे हैं, कड़वे हैं। जब उनको चखा जाए तो वो कैसे महसूस होंगे, कड़वे, कड़वे महसूस होंगे। तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा, इनका नेचर क्या है, सोपी है। सोपी, आप सोपी जानते हैं, जिस तरह से साबुन को यहां पर लगा करके अगर आप इस तरह से रब करते हो और अगर आपको सॉफ्ट फील होता है, तो इन बेस में भी यही विशेषता है कि इसको यहां पर लगाने पर ये आपको कैसा फील होगा, सॉफ्ट फील होगा, सॉफ्ट फील होगा। ये इसका प्रॉपर्टीज है।
तीसरी एक बात और बताइए कि जैसा लिटमस की हमने रिएक्शंस देखी थी, वो एसिड जो लिटमस को रेड करते थे, तो ये रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज द अपोजिट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये एसिड और बेस के बारे में हमने अभी देखा। बट हम ये जानते हैं कि क्या ये भी दो प्रकार के हैं, क्या बेस भी दो प्रकार के हैं? बच्चों, बहुत कम मात्रा में ऐसे बेस हैं जो प्रकृति में हमको मिलेंगे। मैं एक एग्जांपल का नाम देना चाहूंगा। आपने देखा होगा करेला हम खाते हैं। अगर हम करेला खाते हैं, बताओ कैसा लगता है, टेस्ट कैसा है? कड़वा। उसका कड़वा होने का कारण क्या है? उसके अंदर पाए जाने वाले बेस की मात्रा, जो ऑर्गेनिक बेस है। हालांकि उस कड़वे भाग को खाने से हम मरेंगे नहीं, वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, एक लिमिट मात्रा तक उसमें होता है, लेकिन होता तो कड़वा है। इसका मतलब वो क्या है? बेस है। कुछ मात्रा में इस प्रकार के सब्सटेंस पाए जाते हैं जो बेसिक नेचर होते हैं। आपने नीम देखा होगा, नीम के पत्ते देखे होंगे, खाए भी होंगे कभी कभी। कैसे लगते हैं? कड़वे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसकी मात्रा है? बेस की मात्रा है। परंतु अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार के पदार्थ जैसे KOH, NaOH, MgOH, ये इस प्रकार के कुछ बेस हैं जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए गए हैं, प्रयोगशालाओं में इनका निर्माण किया गया है। वर्तमान समय में इन बेस का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग हमारे इंडस्ट्री लेवल पर किया जा रहा है, उद्योग धंधे के लेवल पर इसका उपयोग किया जा रहा है। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि क्या ये बेस भी दो प्रकार के हैं। तो मैंने आपको बताया बहुत कम मात्रा में ऑर्गेनिक बेस पाए जाते हैं। ये सारे सिंथेसाइज्ड बेस है जो लेबोरेटरी के अंदर इनका निर्माण किया जाता है। अब हम तीसरी बात करें कि क्या एसिड और बेस मिलाया जाए तो क्या ये मिल जाते हैं क्या? तो इन्होंने एक बात कही कि एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। मतलब एसिड है और उसमें आपने बेस मिलाया तो वो किसमें कन्वर्ट होगा? सॉल्ट और वाटर। इस प्रकार के रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। अर्थात सॉल्ट बनने के बाद इसका नेचर अगर हम बात करें, न तो खट्टा है न कड़वा है। इसका मतलब इसका नेचर कैसा है? न्यूट्रल है, उदासीन है। और उदासीन होने के कारण ये बताया गया है कि जब सॉल्ट बन जाता है तो उसका नेचर कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। कैसा हो जाता है? न्यूट्रल। तो एसिड और बेस दोनों मिलते हैं। एसिड अपनी प्रॉपर्टीज बेस के साथ खो देता है और बेस अपनी प्रॉपर्टीज एसिड के साथ खो देता है। ऐसी कंडीशंस में सॉल्ट और वाटर बन जाता है। ये जो सॉल्ट बनता है ये न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए इस रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी रिएक्शंस में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है? एनर्जी, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। और एनर्जी निकलने के कारण ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहते हैं। द रिएक्शंस इन व्हिच व्हेन द एसिड रिएक्ट्स विद बेस that converts into salt and water and produces a lot of energy, that is called as exothermic reactions. So these reactions are called as exothermic reactions. समझ गए? अब हम एक और बात करते हैं, क्या एसिड वाटर सोल्यूबल है? यस। क्या बेस वाटर सोल्यूबल है? यस। एसिड एंड बेस दोनों ही वाटर सोल्यूबल है। दोनों ही क्या है? वाटर सोल्यूबल है। एसिड भी वाटर सोल्यूबल है एंड बेस भी वाटर सोल्यूबल है। बोथ ऑफ द थिंग्स आर वाटर सोल्यूबल। अब हम बात करें कि क्या एसिड और क्या बेस में से स्ट्रॉन्ग कौन होगा, या कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पर हम इनके पावर की बात करते हैं, इनकी स्ट्रॉन्गनेस की हम बात करते हैं। तो हम यहां पर टॉपिक लिखते हैं हमारा क्या?
पावर ऑफ एसिड बेस। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक सिंपल एग्जांपल्स। एक एसिड है और एक बेस है, या मैं दूसरा एग्जांपल्स में लूं, दो पहलवान हैं, दोनों कुश्ती लड़ते हैं, दोनों में ताकत बराबर है, तो जीतेगा कौन? दोनों ही नहीं हारेंगे और दोनों ही जीते हुए कहलाएंगे। इसका मतलब दोनों ही अगर लड़ेंगे तो ना तो ये जीत पाएगा ना ये जीत पाएगा। लेकिन दोनों में से अगर एक कमजोर है तो बताओ, माना कि ये कमजोर है और ये पावरफुल है, तो जीतेगा कौन? ये। अर्थात उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, इसका पावर इफेक्ट इस पर रहेगा। हम सीधी सी कह सकते हैं कि अगर एसिड हमने लिया है, एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। और बेस कैसा है? वीक है। तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा कैसा होगा? यस, एसिडिक होगा और प्लस वाटर। इसका मतलब यह है कि यहां पर एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है, जो पार्ट इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में स्ट्रॉन्ग लिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। हमने स्ट्रॉन्ग कौन लिया था? किसको लिया था? एसिड को लिया था। एसिड स्ट्रॉन्ग था और बेस हमारा वीक था, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ने वीक बेस के साथ रिएक्शन की, तो वह बनाने वाला जो सॉल्ट बनेगा वह सॉल्ट कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है? इस स्ट्रॉन्ग एसिड के अकॉर्डिंग बन रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पर हम HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी रिएक्शंस हम NH4OH जो कि वीक बेस है उनके साथ करवाते हैं, तो हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा NH4Cl और प्लस वाटर। यहां बनने वाला अमोनियम क्लोराइड, क्या इसका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है। नो सादर। कैसा प्रकृति होगा इसका? एसिडिक प्रकृति होगा। तो ये होता है हमारा। इसी प्रकार से अगर हम बेस कमजोर ले लें, एसिड कमजोर ले लें और बेस अगर हम क्या ले लें? स्ट्रॉन्ग ले लें, तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा? देखिए उस कंडीशंस में बनने वाला जो हमारे पास एसिड सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट का नेचर कैसा हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू बेस होगा। देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं एक एग्जांपल्स, हमारे पास CH3COOH एसिटिक एसिड से, जो कि वीक एसिड से, वीक एसिड के साथ हमने रिएक्शंस कराई एक स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा NaOH, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाया तो हमारे को सॉल्ट मिलेगा, और सॉल्ट क्या बनेगा? CH3COO माइनस Na और प्लस क्या बन गया? वाटर बन गया। ये हमारे पास बना सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या होगा? सोडियम एसीटेट। ये जो सोडियम एसीटेट बना है, इस सोडियम एसीटेट की अगर हम बात करें तो चूंकि इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, तो इसका नेचर कैसा होगा? सॉल्ट तो बना है, लेकिन सॉल्ट कैसा है? बेसिक सॉल्ट है। क्या नाम रखा जाएगा? बेसिक सॉल्ट, या हम कह सकते हैं क्षारीय लवण का निर्माण हो जाएगा। परंतु अगर इस प्रकार की स्थिति नहीं हो और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो जैसा कि मैंने पहले वाले एग्जांपल्स में आपको बताया था, HCl प्लस NaOH दोनों ही पावरफुल हैं, तो उस कंडीशंस में बनने वाला क्या बनेगा? सॉल्ट NaCl और प्लस H2O। बताओ ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा? नहीं। कैसा होगा? न्यूट्रल। ये कैसा पाया जाएगा? न्यूट्रल मिलेगा। एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, तो बनने वाला सॉल्ट कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, और इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट होगी। अब हम बात करें एसिड और जो बेस होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। एसिड और बेस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। तो हम थर्ड पॉइंट बात करते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड
बॉइलिंग पॉइंट BP ऑफ एसिड एंड बेस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? ऐसा होने का कारण क्या है? क्योंकि यह ज्यादातर आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेंगे और कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। अब हम बात करें कि कुछ इस प्रकार के जो सॉल्ट होते हैं उन सॉल्ट में भी वाटर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है और ऐसे वाटर को हम क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। आपको बताना चाहिए एग्जांपल्स, Na2CO3 एंड 10H2O। कभी कभी आपको इस तरह का फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, आप ये डॉट लगा करके लिखा हुआ है, आप समझना चाहेंगे कि इसके साथ ये वाटर 10H2O जो लिखा हुआ है, ये वाटर का मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स ये सोडियम कार्बोनेट के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक सॉल्ट है और ये सॉल्ट के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो ये सॉल्ट कैसा सॉल्ट है? क्रिस्टलाइन है। तो इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज होने के लिए कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़ जाते हैं, इसी कारण से इसे हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल या क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने POP का नाम सुना होगा, CaSO4 फॉलो ट्वाइस H2O, नाम सुना होगा। जिप्सम नाम सुना होगा, जिप्सम के दो जो कैल्शियम सल्फेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहता है। इसी तरह से K2SO4 Al2SO4 फॉलो थ्राइस 24 ऑफ H2O। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, एलम का फॉर्मूला है, फिटकरी का फॉर्मूला है। फिटकरी देखिए आपने, कुछ लोग शेविंग बनाते समय शेविंग बना देने के बाद फिटकरी को लगाते हैं ताकि वह एंटीसेप्टिक का काम करती है। तो वो जो फिटकरी है, उस फिटकरी में भी क्या जुड़ा हुआ है? 24H2O जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से कई बार आपने CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट देखा होगा। ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉल्ट के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। ऐसे वाटर को हम क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। अब हम अभी तक ये पढ़ते हैं कि टेस्ट के बेसिस पर और उनके ओरिजिन के बेसिस पर एसिड और बेस कैसे होते हैं, बट आगे साइंस की खोज के साथ ही साथ अनेक साइंटिस्ट इस प्रकार के आए जिन्होंने ये बताया कि ये जो एसिड और बेस है, इनकी इतनी सी जानकारी, इतनी सी डेफिनेशंस हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो उनके द्वारा अलग अलग प्रकार से अलग अलग मत दिए गए हैं, अलग अलग योजनाएं दी गई हैं। बात करते हैं उसकी एक योजना के बारे में, एक मत के बारे में, एक थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले हम एसिड बेस थ्योरी की बात करते हैं और उसमें हम सबसे पहले थ्योरी जो है वो लेना चाहेंगे आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस सबसे पहला हम लेंगे आर्हेनियस। थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस ने कहा, आर्हेनियस ने क्या कहा? आर्हेनियस ने यह कहा कि एसिड और बेस इस प्रकार से अलग अलग पाए जाएंगे। उन्होंने अपनी अपनी कंसेप्ट अलग दी। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि एसिड मेरे अकॉर्डिंग कैसे सब्सटेंस होंगे, उनके अकॉर्डिंग एसिड कौन कहलाएंगे? देखिए कौन? H प्लस आयन, H प्लस आयन गिविंग, H प्लस आयन गिविंग सब्सटेंस कॉल्ड एसिड। H प्लस आयन मींस इस प्रकार के सब्सटेंस जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो H प्लस आयन रिलीज कर देते हैं, इसका मतलब वो सारे क्या है? एसिड। एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, हमारे पास HCl है, हमारे पास H2SO4 है, हमारे पास HNO3 है, हमारे पास
बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, CH3COOH है। ये सब क्या है? ये इस प्रकार के सब्सटेंस है, जब ये वाटर के साथ जुड़ेंगे, वाटर में डिसॉल्व होंगे, तो H+ आयन देंगे और H+ आयन वाटर ले लेगा, वाटर लेकर के H3O+ में बदलेगा। ऐसे आयन को जहां H3O+ बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम रखा गया है? हाइड्रोनियम आयन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में इजीली वो H+ आयन ऐड हो जाएंगे, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या दे देंगे? Cl-। आपको तो सर H+ आयन दिया ही नहीं, अरे दिया है, तभी तो इसके साथ मिलकर के हाइड्रोनियम बनाया। क्योंकि हमने देखा, अगर हम इसको इस प्रकार से समझे तो यह H+ और प्लस Cl- में डिसॉल्व होगा, यह H+ ही उस वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके किसमें कन्वर्ट होगा? हाइड्रोनियम आयन में। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर भी दो मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे, उनके साथ ये जुड़ करके ट्वाइस ऑफ H3O+ और प्लस किसका फॉर्मेशन करेगा? SO4- 2 का फॉर्मेशन करेगा। HNO3 भी वाटर के साथ जुड़ेगा, H3O+ और प्लस NO3-, और इसी प्रकार से एसिटिक एसिड भी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, H3O हाइड्रोनियम आयन बना देगा और साथ में क्या बना देगा? एसिटेट आयन बना देगा। तो ये इस प्रकार से ये हमारे पास आयन्स नेगेटिवली चार्ज रहेंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये सारे जो सब्सटेंस है जो H+ आयन को रिलीज कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है? एसिड। किसके अकॉर्डिंग? आरएमएस के थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब हम कुछ बात करते हैं एसिड के अलावा बेस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेस किस प्रकार से क्या रिएक्शंस करते हैं, क्या हम बात करेंगे। इससे पहले एक बात, मैं स्ट्रॉन्गनेस या पावर ऑफ एसिड की बात करना चाहूंगा। मैं पावर बताना चाहता हूं कि एसिड का पावर क्या है, किससे एसिड की हम पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अब हम H+ आयन सभी दे रहे हैं, बट इजीली कौन दे देता है? तो हम कह सकते हैं कि those acid which can easily release the H+ ion into water called strong acids। तो इसके आधार पर उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है अकॉर्डिंग टू आरएमएस? जो एसिड आसानी से या जल्दी आसानी से क्या दे देता है? H+ आयन क्या कर देता है? आयन देता है। क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल की बात करें, HCl जो ही वाटर में आप मिलाओगे तुरंत ही ये H+ आयन रिलीज कर देगा और वह वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाएंगे और वह H3O+ में कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ में Cl- आयन फ्री हो जाएंगे। तो इजीली ये H+ आयन रिलीज कर देता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बट वीक एसिड्स की अगर हम बात करें तो आसानी से नहीं देता है, जैसे CH3COOH, ये हमारे पास एसिटिक एसिड्स है जो हमें C से प्राप्त होता है। इस वीक एसिड्स की अगर हम बात करें तो ये आसानी से H+ आयन नहीं देता है, तो यह वाटर मॉलिक्यूल के साथ आसानी से जुड़ भी नहीं सकता है और तुरंत ही ये H3O+ आयन नहीं बना सकता है। तो इसीलिए इस एसिड को हम कौन सा एसिड्स कहते हैं? वीक एसिड्स कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसी प्रकार से एक थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, या उससे पहले हम ले लेते हैं बेस। तो पहले हम एसिड लिया था अकॉर्डिंग टू आरएमएस थ्योरी। अब हम दूसरा कंसेप्ट लेते हैं हमारा जिसको हम कहते हैं बेस। देखिए आरएमएस ने बेस किसको कहा? उन्होंने कहा बेस का मतलब ऐसे पदार्थ जो क्या कहते हैं? पदार्थ जो वाटर में या जल में विलय होने पर, जल में विलय होकर क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। OH- आयन
देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं या बेस कहलाते हैं। मींस दो सब्सटेंस विच डिसॉल्व इनटू वाटर एंड गिव्स OH माइनस आयंस कॉल्ड एज बेस। हम एक एग्जांपल की बात करेंगे। देखिए हमारे पास NaOH है। अब देखिए इजीली डिसॉल्व होगा Na+ और OH माइनस। Na+ OH माइनस NH4 OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4+ एंड OH माइनस। देखिए ऐसे सब्सटेंस है जो OH माइनस आयन दे रहे हैं, KOH K+ और OH माइनस, ये इस प्रकार से माइनस आयन दे रहे हैं। तो ऐसे सारे सब्सटेंस जो वाटर सॉल्युबल है, जल में सॉल्युबल होने के बाद OH माइनस आयन दे देते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? बेस। तो ये होता है हमारे पास बेस। हम बात करें ये जो बेस है, एसिड और बेस की हम बात करें तो महा स्ट्रॉन्ग वापस बेस का कंसेप्ट यही आएगा कि जो वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे और तुरंत ही OH माइनस आयन दे देंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे, और जो इजीली नहीं हो पाते हैं वो वीक बेस कहलाते हैं। बट इस कंसेप्ट का सबसे बड़ी कमी क्या लगी? कमी यह है कि यह हमेशा जल की बात करता है, अर्थात जल में विलय होने पर अगर जल नहीं हो, जल में विलय नहीं हो, तो भी हम उस एसिड और बेस के कंसेप्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस कंसेप्ट के बारे में यह आर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस आर्हेनियस के इस कंसेप्ट को बाद में ऐतिहासिक महत्व के आधार पर रखा गया है। इसके बाद अन्य साइंटिस्ट जैसे ब्रॉन्स्टेड, लॉरी इस कंसेप्ट में आए और उनके अनुसार अलग प्रकार से एसिड और बेस की अवधारणा को समझाया गया। इसी के साथ आज हम टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों इस टॉपिक को आप हमारे स्कूल के चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सभी को ये कहें कि आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम लाइव सेशन में आने वाले हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।